गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आशीष शर्मा, फिजिक्स एजुकेटर। जैसा कि हम पिछली क्लास में प्रिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे, प्रिज्म जो है उसके थ्रू किसी भी लाइट रे का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो उस रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एक एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। उस एंगल ऑफ डेविएशन का आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे या विचलन कोण का आपतन कोण पर किस प्रकार से निर्भर करता है, वो सारी चर्चा हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज हम इस क्लास में ये पढ़ रहे हैं कि जब प्रकाश किरण का, लाइट रे का इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने के कारण हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, एक सूत्र का व्युत्पन्न कर सकते हैं। उस सूत्र को या उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म सूत्र या प्रिज्म फॉर्मूला। तो वो आज हमें डिराइव करना है, आज हमें वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने डायग्राम बना रखा है, रे डायग्राम, जो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को दर्शाने का काम कर रहा है। ये डायग्राम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और वापस से एक बार मैंने रिपीट किया इसको। तो इसमें ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण किस माध्यम से आ रही है? ये विरल माध्यम से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है? μ1 है, अपवर्तनांक μ1 है। तो कौन सा मीडियम हो गया? ये रेयर मीडियम हो गया। और जब ये रिफ्रैक्ट आपतित किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, मतलब इस माध्यम में जाएगी, तो इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है μ2, या डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और अगेन जब ये बाहर निकलेगी तो वापस रेयरर मीडियम में जाएगी, रेयरर मीडियम या विरल माध्यम में जाएगी, जिसका अपवर्तनांक है μ1। तो कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण सबसे पहले PQ आपतित किरण है और वो प्रिज्म पर आपतित हो रही है। हमने प्रिज्म का एक मुख्य परिचय या एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और आपतित होकर के विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन में जा रही है तो इसका मतलब प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। और अपवर्तन कैसे होगा? तो ये मैंने इस सरफेस के नॉर्मल बनाया हुआ है, ये वाली लाइन जो QD के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये एक नॉर्मल है, अभिलंब है इस सतह के लिए। तो प्रकाश किरण जब आपतित हुई, आपतन कोण बनाया I, लेकिन जैसे ही ये विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ झुक गई तो इसने अपवर्तन कोण कितना बना लिया? R1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? R1 हो गया। अब ये एक समांगी माध्यम में चल रही है, एक सघन माध्यम में चल रही है, डेंसर मीडियम में चल रही है, और वापस इस दूसरी सतह पर आपतित हुई। तो दूसरी सतह पर आपतित हुई तो हमने आपतन कोण R2 लिख दिया। वैसे I2 लिखना चाहिए, लेकिन किताबों के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर कोण क्या है? R2 है। और अब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जा रही है तो वापस इसका अपवर्तन हुआ, और नियम के अनुसार प्रकाश किरण इस अभिलंब से दूर हट गई तो यहाँ पर इसने कोण बनाया, जिसको मैंने लिखा कोण E। E कौन सा कोण हो गया? निर्गत कोण हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। तो ये प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? निर्गत किरण। और अभिलंब के साथ, ये अभिलंब हो गया इस सतह के लिए, तो ये अभिलंब है DR, इस अभिलंब के साथ कितना कोण बनाया? एंगल E, ठीक है, निर्गत कोण बनाया। तो एक ही प्रकाश किरण दो बार विचलित हुई या दो बार अपवर्तित हुई या दो बार रिफ्रैक्ट हुई, डेविएट हुई। एक बार यहां से डेविएशन हो गया और एक बार यहां से डेविएशन हो गया, यहां से एक बार विचलन हुआ, यहां से एक बार विचलन हुआ, और लास्ट में जो प्रकाश किरण प्राप्त हुई वो कौन सी किरण है? निर्गत किरण है, रे ऑफ इमर्जेंस है। तो मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट शो किए हुए हैं वो सारे मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो PQ क्या है? यहाँ पे आपतित किरण है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। QR क्या है? ये वाली किरण है, अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है। और RS ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण है, इमर्जेंट रे है, ठीक है। I एंगल I क्या है? आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल E ये क्या है? निर्गत कोण है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अब हमने क्या किया? आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, और निर्गत किरण जो है उसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो दोनों किरणें यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों लाइट रेज के बीच में
इंसिडेंट रे और इमर्जेंट लाइट रे के बीच में एंगल एक बन रहा है, उस एंगल को अपन ने डेल एंगल लिखा है, और उस डेल एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे ये डिनोट करता है कि जो एंगल निर्गत किरण है वह आपतित किरण की तुलना में कितने कोण से विचलित हो गई है, या रे ऑफ इमर्जेंट जो है वो इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में कितने एंगल से डेविएट हुई है। उस डेविएशन को शो करने के लिए, उस विचलन को दर्शाने के लिए हमने विचलन कोण का उपयोग किया है। तो ये सारा डायग्राम हो गया। अब हम इस डायग्राम के बेसिस पे फाइंड करते हैं प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें ज्योमेट्री का या ज्यामिति का इस्तेमाल करना होगा। तो हम वापस यहाँ पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चित्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू फिगर हमने एक चतुर्भुज अज्यूम किया। चतुर्भुज हमने डायग्राम में दिखा रखा है, कौन सा, ए क्यू डी आर ए। ये एक चतुर्भुज बन रहा है, 4 साइडें हैं इसमें, तो 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स के अकॉर्डिंग एक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल हमने अज्यूम किया है, कौन सा, ए क्यू डी आर ए, ए क्यू डी आर ए। इस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के अंदर 4 कोण बन रहे हैं। एक कोण तो ये हो गया जिसको अपन प्रिज्म कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक कोण ये बन गया ए क्यू डी, ए क्यू डी ये वाला एंगल आ गया। एक एंगल आ गया क्यू डी आर, ये वाला एंगल आ गया क्यू डी आर, और एक एंगल हो गया आर ए क्यू, सॉरी डी आर ए। तो हमने यहाँ पे 4 एंगल का सम किया है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू डी, ये वाला एंगल हो गया ए क्यू डी, फिर हमने क्यू डी आर लिया, क्यू डी आर ये वाला एंगल हो गया, और लास्ट में हमने लिया डी आर ए, डी आर ए ये वाला एंगल हो गया। इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। इन चारों कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब वापस हम देखें तो हमने ये कहा कि ये जो लाइन है QD, ये लाइन इस सरफेस के लिए नॉर्मल का काम कर रही है, अभिलंब का कार्य कर रही है। इसका मतलब ये जो एंगल बनना चाहिए टोटल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, एंगल AQD ये कितना है, 90 डिग्री है। इसी तरह से हमने इस वाली सतह के लिए ये अभिलंब बना रखा है RD, ये अभिलंब है, नॉर्मल है इस सरफेस के लिए। तो ये जो एंगल बनेगा कौन सा, DRA ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल, ये पूरा एंगल, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने DRA इसको भी 90 डिग्री के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस QDR फिर 90 डिग्री, और इन सब का सम किसके इक्वल हो गया, 360 के इक्वल हो गया। अब एंगल A और QDR इनको यहाँ रखा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, और उस 180 डिग्री को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल QDR इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर आ गया। हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं किसकी वैल्यू, QDR। एंगल QDR कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस एंगल A। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू प्राप्त हो गई है, कौन सी, QDR। एंगल QDR कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस A। इस इक्वेशन को अपने 1 या फर्स्ट इक्वेशन डिनोट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अगेन इसी फिगर में, इसी चित्र के अनुसार हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, QDR। इस ट्राइंगल को हम यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है, त्रिभुज QDR में, ट्राइंगल QDR में, ठीक है। तो ट्राइंगल में 3 एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के एंगल इक्वल होगा। तो हमने कौन कौन से एंगल लिए देखिए, QDR, एक तो ये वाला एंगल हो गया QDR, ये वाला एंगल हो गया। एक हमने लिखा एंगल DRQ, एंगल DRQ मतलब ये वाला एंगल हो गया, और एक RQD ये वाला एंगल हो गया। इन तीनों का सम, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर हमने यहाँ पे एंगल DRQ और एंगल RQD की वैल्यू लिखी, वो अपन को डायग्राम में दिख रही है कि एंगल RQD R1 है और एंगल DRQ R2 है। तो एंगल DRQ हो गया R2 और एंगल RQD हो गया R1। तो ये वैल्यूज मैंने रख दी। तो एंगल QDR प्लस एंगल
डी आर क्यू की जगह R2 आ गया और एंगल आर क्यू डी की जगह R1 आ गया। इन तीनों का सम 180 के इक्वल है। अब इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी, समीकरण 1 जो है, उससे हमने एंगल क्यू डी आर की वैल्यू यहाँ रख देनी है। ठीक है, समीकरण 1 से क्यू डी आर, एंगल क्यू डी आर का मान रखने पर, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू डी आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिखोगे, क्यू डी आर की जगह कितना आ गया 180 माइनस एंगल ए प्लस R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 180। इस 180 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो R2 प्लस R1 माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। देन R2 प्लस R1, इस a को उधर ट्रांसफर कर दिया तो नेगेटिव a था, ये इधर चला गया तो पॉजिटिव आ गया, तो R2 प्लस R1 इज इक्वल टू a। इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आ रहा है, प्रिज्म एंगल के इक्वल आ रहा है, और ये इक्वेशन नंबर होगी 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन हमने बना ली थी। एक इक्वेशन एंगल QDR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, और सेकंड इक्वेशन आई थी R2 प्लस R1 इज इक्वल टू ए, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों से आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, वापस एक ट्राइंगल और लिया, एक और त्रिभुज लिया, जो अपन को चित्र में या डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कौन सा, एंगल ट्राइंगल EQR। तो मैंने एक ट्राइंगल लिखा हुआ है QER, ये ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में तीन एंगल्स होंगे। कौन कौन से एंगल्स होंगे, एक मैंने लिखा है एंगल EQR मतलब ये वाला एंगल हो गया। एक एंगल हो गया QRE, ये वाला एंगल हो गया, और एक एंगल हो गया REQ मतलब ये वाला एंगल हो गया। इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब अपन को कौन कौन सा एंगल मालूम है, तो एंगल EQR, देखो ये वाला एंगल I है और ये वाला एंगल I है, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल भी I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये अपन कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाले कोण हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण है। ये टोटल I है, ये टोटल I है, हमें इतना पता है R1 है, तो बचा हुआ एंगल होगा ये वाला। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए I में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा I माइनस R1। तो एंगल EQR कैसे आया, E माइनस R1, जो टोटल एंगल आया था E, उसमें से R1 को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही एंगल QRE, तो एंगल QRE कौन सा हो गया, QRE ये वाला एंगल हो गया। सेम कहानी यहाँ पर भी ये चलेगी कि ये वाला एंगल E है, तो इसके सामने वाला एंगल E होगा टोटल, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से। तो ये एंगल E है, इतना R2 है, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, E माइनस R2। तो ये आया अपने पास में I माइनस R1, और ये वाला एंगल आ गया E माइनस R2। तो मैंने लिखा E माइनस R2। अब थर्ड एंगल की बात करते हैं, एंगल REQ। तो देखो एंगल REQ ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, तो ये टोटल एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर जो कोण बनेगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 है, इतना डेल्टा है या डेल है, तो रिमेनिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करें, 180 में से डेल को सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 में से डेल्टा को घटा दें, तो अपने पास एंगल REQ की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास तीनों एंगल की वैल्यू आ गई, तीनों यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो एंगल I माइनस R1 प्लस एंगल E माइनस R2 प्लस 180 माइनस डेल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब I प्लस E, मैंने पॉजिटिव वाली क्वांटिटी एक साथ लिख दी I प्लस E, फिर नेगेटिव वाली क्वांटिटीज एक साथ लिख दी R1 और R2, ये दोनों नेगेटिव है, इनको एक साथ लिख दिया, और माइनस डेल, ये माइनस डेल है। 180 डिग्री जो है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इस तरफ राइट साइड में, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये 0 हो गया। तो I प्लस E माइनस इन दोनों में से कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा नेगेटिव है उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर 0 आ चुका था, तो ये नेगेटिव डेल्टा इधर गया, पॉजिटिव डेल्टा बन गया। तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 डेल्टा के बराबर हो गया। अब समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से हमने R1 प्लस R2 का योग एक a के बराबर लिखा था, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से हम R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो जो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, I प्लस E माइनस a, R2 प्लस R1 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, a लिख दिया।
तो I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल। और मैंने लास्ट में ये कंडीशन लिखी है कि अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है, विचलन कोण जो है, अगर वो न्यूनतम है, छोटा बनता है, ठीक है, इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम दैट मींस डेल इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ठीक है, विचलन कोण अगर न्यूनतम हो अर्थात डेल्टा का मान डेल्टा मिनिमम के बराबर हो, तो हम आई और ई को बराबर कर सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब डेल्टा की वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, एक बार मैं डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ आपको। ग्राफ जो अपन ने बनाया था डेल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। इस जगह पे यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम आ रही है। तो जहां पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आ रही है वहां आपको आई की वैल्यू सिंगल मिलेगी, और वो सिंगल वैल्यू जो है वो ई के इक्वल होगी। आपतन कोण का मान ए ही मिलेगा और जो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो ये पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है। तो आई और ई इक्वल होंगे, और इक्वल किसके हो गए, आई के। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। लेट यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखते हो कि लेट्स आई इज इक्वल टू आई। ऐसे ही जहां पे आई और ई इक्वल हो जाते हैं वहां पे R1 और R2 ये दोनों एंगल भी वहां पे इक्वल हो जाते हैं, जिससे ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है, ये जो प्रिज्म का बेस होता है, इस बेस के आधार के समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो हमने आई और ई को इक्वल कर दिया आई के, और R1 और R2 को इक्वल कर दिया R के, ऐसा अपन ने मान लिया है। तो इक्वेशन अब सेकंड का वापस यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समीकरण 2 से हमने लिखा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि R1 और R2 को R के इक्वल मान रखा हमने। तो R प्लस R इज इक्वल टू ए, 2R इज इक्वल टू ए, तो R इज इक्वल टू ए अपॉन 2। R का मान आ गया ए बटे 2। इसी तरह से हम समीकरण 3 का उपयोग करते हैं। ये समीकरण 3 है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल, ठीक है। तो I प्लस ई, तो E को अपन I लिख सकते हैं। तो I प्लस आई माइनस ए, और डेल मिनिमम हो चुका है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो डेल हो गया मिनिमम। तो 2I माइनस ए इज इक्वल टू डेल मिनिमम, देन 2I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए, एक उधर ट्रांसफर कर दिया, तो I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2। तो ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई। तो दो वैल्यूज अपन को फाइंड करनी थी बेसिकली, कौन कौन सी, एक तो R की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक I की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। R और I के मान ज्ञात करने थे। तो R का मान आ गया a बटे 2, और I का मान आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन में 2। क्वेश्चन में R की वैल्यू आ गई थी a बाई 2, और I की वैल्यू आ गई थी डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के लिए प्रिज्म फॉर्मूला स्नेल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार। मान लो कि मैं स्नेल का नियम इस वाली सतह के लिए लगा रहा हूँ, इस वाली सरफेस के लिए लगा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन R1 किसके इक्वल आएगा, लाइट रे 1 से सेकंड म्यू में जा रही है, प्रकाश किरण पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो 1 म्यू 2, और 1 म्यू 2 को मैंने कैसे लिख दिया, म्यू। कैसे लिखा, म्यू के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि 1 म्यू 2 को आप क्या लिखोगे, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, और म्यू 2 जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है, सघन माध्यम है, और म्यू 1 जो है वो विरल है। विरल है तो मैंने इसको एयर कंसीडर कर लिया, वायु कंसीडर कर लिया, और वायु का जो अपवर्तनांक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होता है, तो 1 का डिवाइड करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू। इसलिए मैंने 1 म्यू 2 को म्यू लिख दिया। तो साइन आई अपॉन में साइन R1, R1 को मैं R लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन ने पिछले पोर्शन में लिखा था कि R1 R2 इक्वल है इसके R के, ये अपन ने अज्यूम किया था। तो साइन आई अपॉन में साइन R इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू। अब अपन क्या करते हैं, I की और R की वैल्यू जो अपन ने फाइंड करी थी वो वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 थी और ये इक्वेशन नंबर अपनी 5 थी। तो इक्वेशन 4 से R की वैल्यू अपन ने रखी a/2, और इक्वेशन 5 से I की वैल्यू रख दी। तो साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 ये I की वैल्यू आ गई, और साइन a/2 ये R की वैल्यू आ गई, और ये किसके इक्वल आ गई, म्यू के इक्वल आ गई।
ठीक है, तो ये अपना प्रिज्म फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू। ये जो रेशियो बनता है स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग, इसी रेशियो को अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला या प्रिज्म सूत्र। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कि प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अपवर्तन कैसे होगा वो समझाइए, और अपवर्तन का उपयोग करते हुए प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कीजिए या प्रिज्म सूत्र का की व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको किरण चित्र बना करके उसकी थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिख करके ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू। अब इसी में मैंने एक कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी कि अगर हम प्रिज्म कैसा ले रहे हैं, पतला प्रिज्म ले रहे हैं, यदि प्रिज्म कैसा है, पतला है, तो प्रिज्म पतला होने की वजह से प्रिज्म कोण क्या होगा, अल्प हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण अल्प हो जाएगा, स्मॉल एंगल हो जाएगा। इफ प्रिज्म इज सो थिन देन प्रिज्म एंगल विल बी स्मॉल। दैट मींस अपन क्या लिख रहे हैं कि अगर हम इस प्रिज्म को बहुत ज्यादा पतला करते हैं, पतला करते हैं मतलब इस तरह का करते हैं, ये ऐसा प्रिज्म ले लें, तो ऐसा प्रिज्म लेने से इसकी जो विड्थ है या जो चौड़ाई है इसकी वो कम होगी, कम होगी, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल बहुत छोटा हो गया, और इतना छोटा हो गया कि इसको अपन लेस देन 10 डिग्री एज्यूम कर ले सकते हैं। तो ये जो प्रिज्म कोण है ये 10 डिग्री से छोटा हो गया। अब जब ये कोण बहुत छोटा हो गया तो इस स्थिति को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं कि ये जो साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू है उसको मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अप्रॉक्स इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि प्रिज्म कोण छोटा है, डेल्टा मिनिमम वैसे ही छोटा है और अपॉन में 2 हो रहा है, तो ये छोटा एंगल हो गया। और जब छोटा एंगल होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब थीटा एंगल छोटा हो, छोटा मतलब लेस देन 10 डिग्री हो, तो आप साइन थीटा को अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा को अप्रॉक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और tan थीटा को अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा। तो यहाँ पे अपन को sin यूज करना है, sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू, तो ये थीटा हो गया, और ये थीटा लेस देन 10 डिग्री है, इसलिए sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अप्रॉक्स इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। और अपॉन में sin a बाई टू है, तो sin a बाई टू में भी a क्या है, छोटा एंगल है, और अपॉन में 2 आ रहा है तो और छोटा हो गया, तो sin a बाई टू इज अप्रॉक्स इक्वल टू a बाई टू, sin थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा। तो ये दो वैल्यूज आ गई अपने पास में स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म के लिए। ठीक है, अब इसको अपन इसी रेशियो में रख देते हैं, तो इसकी जगह अपन ये वाला एंगल आ जाएगा और इसकी जगह अपन ये वाला एंगल रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अपॉन में a बाई टू इज इक्वल टू म्यू, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 इज इक्वल a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में a इज इक्वल टू म्यू। a को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो a प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू a, और a को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू a माइनस a दोनों में से कॉमन आ गया, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। तो इस कंडीशन में हमें डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिल गई, जो किसके इक्वल आ रही है, म्यू माइनस 1 इंटू ए की इक्वल आ रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि जो डेल्टा की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रिज्म एंगल पे, प्रिज्म कोण पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जो प्रिज्म का मटेरियल है उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, प्रिज्म का जो पदार्थ है उस पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। तो पिछला जो वीडियो था या पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो डेल्टा होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक a पर, एक म्यू पर और एक i पर। i के लिए अपन ने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह का, ये वाला ग्राफ बनाया था, तो इससे अपन को पता चला था कि डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण पर कैसे डिपेंड करता है, और डेल्टा a और म्यू पर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आ गया और ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो दोनों फॉर्मूले से अपन ने ये क्लियर कर लिया कि जो डेल्टा की वैल्यू है या एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है, वो प्रिज्म कोण a या प्रिज्म एंगल a पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि डेल्टा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ये भी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं।
लेकिन ये तब अप्लाई करना होगा जब हमें ये बोला गया हो कि प्रिज्म बहुत पतला है। प्रिज्म पतला होगा, प्रिज्म थिन होगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। अगर प्रिज्म पतला नहीं है तो हमें यही फॉर्मूला लगा करके डेल्टा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कंडीशन क्या है ये ध्यान रखनी है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है वो ध्यान रखना है। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।